नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस शख्सियत के साथ हम इंटरव्यू करने वाले हैं, कहीं की बातचीत करने वाले हैं, उन्हें आप सही मायने में धरती का भगवान कह सकते हैं, आप उन्हें देवदूत भी कह सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जब आप इस इंटरव्यू में आगे उनको सुनेंगे, उनके कामों को देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, हम सही कह रहे हैं। जो शख्सियत में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक छोटे से गांव से या कहीं की धाणी से निकले हैं। जोधपुर के पाली जिले की इंद्रो काकी धाणी से वो निकले। वहां जहां बिजली नहीं, जहां पानी नहीं, वहां से वो आगे बढ़े। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन दुनिया ने जो सबसे बड़ा 21वीं सदी में उतार चढ़ाव देखा, वो था कोरोना पेंडेमिक। और मुंबई के अंदर उन्होंने पूरी मुंबई में बाकायदा चीफ कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई। बॉम्बे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। वो एमबीबीएस हैं, वो एमडी मेडिसिन हैं। जयपुर से उनका एक अटूट कनेक्शन है। नाम है डॉक्टर गौतम भंसाली जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल मैं आपसे क्या करूं, क्योंकि आपके बारे में जितना पढ़ा, मुझे लगा कि मैं सही मायने में एक देवदूत से बात कर रहा हूं। लेकिन शुरुआत करते हैं सर उस पेंडेमिक के साथ ही, क्योंकि बतौर मैं भी एज अ कॉमन मैन ये महसूस करने लग गया था कि दुनिया खत्म हो रही है। और उस स्थिति में जब आपने काम शुरू किया, और वो भी एक ऐसे शहर के अंदर जहां लोग इतने ज्यादा हैं कि आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो शायद 1 फीट में 2 लोग नजर आ जाएंगे, तो पेंडेमिक का खतरा सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर था। तो काम कैसे शुरू किया सर? जी, मुंबई के अंदर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो मुंबई की है वो है डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। वहाँ जैसे आपने बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से यस डेफिनेटली मोस्ट कंजेस्टेड जो कह सकते हैं, चाहे वो मुंबई में धारावी हो, चाहे वो गोवंडी हो, चाहे साउथ मुंबई हो, चाहे नॉर्थ मुंबई हो, चाहे ईस्ट या वेस्ट मुंबई, जो भी है पार्ट है मुंबई का, हर जगह पे भीड़ है। और रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग मुंबई में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपना काम करने के लिए। ऐसे टाइम में जब कोविड की महामारी एक दस्तक हमारी कंट्री में देने को लग रहा था, मार्च के महीने में जब पहली बार केस आया था, मुझे अभी भी याद है कि दिसंबर में आया था, और उसके पहले चाइना और कोरिया के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे थे। सो उसको लेकर के हमारा काफ़ी आपस में मंथन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। मैं हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था। जब मार्च में केस आया एक केरला के अंदर, तब हमें लगा कि मुंबई में नहीं आ जाए। और उस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल था कि कहीं लॉकडाउन करना पड़े, या जो बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए हुए विदेशों के अंदर, उनको हमारी कंट्री में बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाए, क्योंकि चाइना ने अपनी सारी सीमाएं सील कर दी थी, कोरिया ने अपनी फ़्लाइट बंद कर ली थी, अमेरिका से फ़्लाइट्स, और अमेरिका लंदन वहाँ से फ़्लाइट्स वगैरह सारी बंद होनी शुरू हो गई थी। तो काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स जो थे वो बड़े परेशान थे कि हमारे बच्चे यूएस में पढ़ते हैं, यूके में पढ़ते हैं, यूरोपियन कंट्री में पढ़ते हैं, उनको हमारी कंट्री में जल्दी बुलाया जाए। लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ हमारी कंट्री में डरे हुए थे मुंबई के अंदर कि जब ये लोग बाहर से यहाँ आएंगे, कोरिया से, चाइना से, या जो कुछ बिजनेस के लिए भी लोग गए हुए जो यहाँ आते हैं मुंबई में, तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुंबई में भी कोविड फैलाना शुरू कर दे। तो ये लेकर के एक डर का माहौल हमारे वहाँ थे। एज ए डॉक्टर हमें लग रहा था कि शायद हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक ऐसा इंट्यूशन था कि ये कोविड, जिसको कोविड-19 पहले वुहान वायरस की नाम दिया गया था क्योंकि चाइना से निकला था, सो बाद में इसको कोविड-19 नाम दिया गया। तो हमें लगा कि कहीं 19 का मतलब ये तो नहीं है कि 19 महीने तक रहने वाला ये, जबकि ये 2019 में शुरू हुआ, इसलिए कोविड-19 कहा गया था। सो मन में डर था कि कुछ हो सकता है, हमें तैयारी करनी है, हमें शुरुआत करनी है। हमारे देश की लीडरशिप उसमें शुरू से थोड़ा सा जनता कर्फ्यू और ये जो बैल घंटी बजाओ, ये सब चीज़ें, थाली बजाओ वाला अभियान शुरू करने लगे थे। उस वक्त हम लोग प्रिपेयर होना शुरू हो गए थे कि अगर केसेस आए तो हमें उससे कैसे निपटना है, कैसे तैयारी करनी है, और वो हमने काम करने का शुरुआत उसी वक्त चालू किया। आपने चीफ कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई सर। मैंने खुद उस वक्त रिपोर्टिंग्स की हैं। हम लोग खुद स्टूडियो में रहते थे, डर हमें भी लगता था, लेकिन हमने वो फेज भी देखा है कि एक तरफ वो हॉस्पिटल्स होते थे जो पेशेंट को लेते ही नहीं थे, दूसरे वो हॉस्पिटल होते थे जो कोविड के डर के साथ एक बड़ा पैसा कमाते थे। हालांकि हम ये भी कह रहे हैं कि वो भी हॉस्पिटल थे जो काम कर रहे थे, जेन्युइनली काम कर रहे थे। लेकिन मुंबई के अंदर ये समस्या कैसे आपने सॉल्व की, क्योंकि आर्थिक नगरी है, पैसा कमाने हर कोई पहुंचा है, तो वहां आपने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को सिंक्रोनाइज करके उनको एक जिंदगी बचाने की मुहिम में कैसे लगाया?
शुरुआत में क्या हुआ था कि मुंबई के अंदर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था लगातार कि शायद ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, तो पेशेंट्स को हम लोग जो भी बाहर से फॉरेनर्स वगैरह पेशेंट आ रहे हैं हम उनको कस्तूरबा हॉस्पिटल में भर्ती कर लेंगे। और उस वक्त इतने सिम्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा आ भी नहीं रहे थे। बाद में जो वहाँ पर हमारे उस वक्त म्यूनसिपल कमिश्नर थे तो उनसे हमारा डिस्कशन वगैरह हो रहा था, तो मैंने उनको सुझाव दिया कि मैं कहा साहब मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, ब्रिज कैंडी, लीलावती, पब्लिक वहाँ जाना पसंद करती है। हम जब तक प्राइवेट हॉस्पिटल को साथ में नहीं लेंगे लोगों में एक भरोसा नहीं आएगा, लोग डर के मारे, कहीं ऐसा नहीं हो कि उनको लगे कि हम अगर मेरे को कोविड हो गया तो मैं क्या करूँगा। सो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल को साथ लेना पड़ेगा। जब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल की मीटिंग लगाई थी, मुझे याद है ये मार्च और अप्रैल के महीने की बात थी, तो उस मीटिंग के अंदर हर हॉस्पिटल अपनी तरफ से बोल रहा था सर मैं 1 बेड दे दूंगा, कोई बोल रहा था मैं 2 बेड दूंगा, कोई बोला कि मैं 1 दूंगा, कोई बोला मैं 3 बेड दूंगा। एट द एंड ऑफ द मीटिंग हमारे पास में टोटल 34 बेड आए थे प्राइवेट हॉस्पिटल के। मैंने कहा इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई का है, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बड़े हैं, सिर्फ 30 बेड से होगा क्या हमारा, मुंबई नहीं चल सकता इन चीज़ों से। तो हमने उस वक्त में क्या था कि एक हॉस्पिटल था प्राइवेट हॉस्पिटल, 7 हिल हॉस्पिटल, वो बंद पड़ा था। तो मैंने उनसे उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया, मैं कहा साहब ये 7 हिल हॉस्पिटल है, 1500 बेड का हॉस्पिटल है, इसको हम लोग कोविड में क्यों ना कन्वर्ट करें, अच्छा बना हुआ, पॉश भी है और गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करे और उसको लेवे। तो मेरे को उन्होंने फर्स्ट नोडल ऑफिसर 7 हॉस्पिटल का नियुक्त किया। हमने 7 हिल हॉस्पिटल चालू किया, लेकिन धीरे धीरे और इन बिटवीन थोड़ी सी कोविड के केसेस सडनली बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट ने बीच में डिसीजन लिया और एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर इकबाल सिंह जी चहल, उनको इस चीज़ का एक कह सकते हैं कि कांटों का ताज दिया कि ये कोविड जैसी महामारी है और मुंबई में ज़बरदस्त ढंग से फैल रही है, आपको चार्ज लेना है म्यूनसिपल कमिश्नर का। ऐसे टाइम में उन्होंने आकर के म्यूनसिपल कमिश्नर का चार्ज लिया मिस्टर इकबाल सिंह जी चहल ने। सो हम लोगों 9 मई को, मुझे अभी भी याद है 9 मई को मैं उनको लेकर के साथ में सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल नायर हॉस्पिटल में गए, जहाँ पे जिनको कोविड हॉस्पिटल बना दिया था। नायर हॉस्पिटल जब हम गए थे तो मैंने बोला साहब हम लोग आईसीयू में जाएंगे। सो मैं और हमारे वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर इकबाल सिंह जी चहल पीपी किट पहन के, मैंने उनको भी पीपी किट पहना यार, हम लोग कोविड आईसीयू में गए। ही वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कमिश्नर इन द हिस्ट्री जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गया और कोविड में गया और कोविड आईसीयू में गया, जो एक बहुत बड़ी बात थी। लोगों में बहुत जल्दी मैसेज फैला कि शायद कोई एक बहुत ही डायनेमिक आदमी आया और साथ में डॉक्टर लोग जुड़ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कोविड आईसीयू में जाकर के डॉक्टर से बात की, नर्सेज से बात की, वार्ड बॉय से बात की। फिर जब हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिए उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल की सारी मेरे को उन्होंने जवाबदारी दी मिस्टर चहल साहब ने कि आप कुछ भी करो प्राइवेट हॉस्पिटल को साथ में लेकर आओ, प्राइवेट हॉस्पिटल साथ में नहीं आएंगे तो हम लोगों में एक भरोसा पैदा नहीं कर पाएंगे। मैंने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के सीईओज़ की जूम मीटिंग ली। पहले हमने फिजिकल मीटिंग ली, मैंने और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने फोल्डेड हैंड सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें प्राइवेट हॉस्पिटल अपने कुछ बेड दीजिए। ये टाइम जो है ये टाइम सेक्रीफाइस करने का टाइम है, ये टाइम चैरिटी करने का नहीं है। वी डोंट वांट चैरिटी, वी वांट सेक्रीफाइस। आपको थोड़ा सा अपने में से करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो बेड है वो गवर्नमेंट रेट पे करें। और वो मान गए। आप बिलीव करेंगे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमारी अपील पे अपने बेड दिए, जितने हम बेड मांगते गए, कभी शुरुआत में 10 बेड किए, 40 बेड किए, 50 किए। एंड ऑफ द आप बोल सकते हैं 2 महीने बाद हमारे पास में 16,714 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई के हमको दिए और गवर्नमेंट रेट पे दिए। एक मुंबई ऐसा सिटी है, मतलब जो पहले 30 बेड थे हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल, जो पहले हमारे पास में 34 बेड थे, 34 बेड का 16,714 बेड, ऑक्सीजनेटेड बेड उसमें से 8,500 बेड, 3,500 बेड हमारे पास में आईसीयू वेंटिलेटर वाले बेड एक साथ हमने बेड रेडी कर दिए। तो जो ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिस तरह से मिलजुल के काम किया, डॉक्टर्स ने जिस तरह से मतलब अपना पूरा दम लगाया कि नहीं ये एक टाइम है जहां हमारे पब्लिक हमारी डिमांड करे कि हमें फील्ड में आके काम करना है, तो आपने भरोसा कायम किया, लोगों में भरोसा कायम किया, लोगों को बताया कि नहीं आप। अपने दर्शकों को बताता हूं कि इंटरव्यू से पहले 10 मिनट में उनके साथ बातचीत कर रहा था डॉक्टर साहब के साथ। उन 10 मिनट में 30 से ज़्यादा कॉल्स उन्होंने रिसीव किए डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अपना नंबर इतना सार्वजनिक किया हुआ है कि कोई भी आपको कॉल करता है। और पेंडेमिक के दौरान भी आपने 5,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री कंसल्टेशन दिया, ये क्यों? कोविड का जब टाइम नया आया था तो उस वक्त में पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी, हर जगह लोग डरे हुए थे। तो हमने क्या किया कि उस वक्त हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 48 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई
और हमने टीम बना करके हमारे नंबर जो थे विद मोबाइल नंबर सबका टाइम स्लॉट किया। प्लस जनरली कभी भी डॉक्टर अपने मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर पब्लिक में नहीं देता है, बट उस टाइम में हमारे सारे डॉक्टर ने अपने मोबाइल नंबर पब्लिक में दिए। बोला ये टाइम थोड़ा अलग है, लोगों के अंदर डरे हुए हैं लोग, हल्का सा किसी को खिचखिच भी हो रहा था, फट फोन आता था कि डॉक्टर साहब मेरे को खिचखिच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं मेरे को कोविड तो नहीं हो गया, डरे हुए थे लोग। प्लस उस वक्त सिस्टम ऐसा था, मैकेनिज्म, कि हर आदमी जाकर के कोविड टेस्ट करवा नहीं सकता था। सो हमने एक बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया कि कोविड पेशेंट भी एडमिट रह सकते हैं, नॉन कोविड पेशेंट के लिए सेपरेट एरिया, सेपरेट चीज़ें रह सकती है, और किसी को पैनिक वाली सिचुएशन नहीं हो। बट हमने उस वक्त में मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए। ये मेरा एक पर्सनल डिसीजन था कि एक अलग टाइम है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, काम दाम, लोगों के पास में काम नहीं है, इनकम नहीं है, सो मुझे किसी से एक पैसा भी नहीं लेना है। सो मैंने मोर देन 5000 पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन जिसे कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड पेशेंट आते थे। आप आर्थिक नगरी में, और वो सिर्फ आर्थिक नगरी पर वो मेरा पर्सनल चॉइस था, वो बॉलीवुड नगरी भी है, वहाँ सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं और आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हूँ सर, क्योंकि आदमी जितनी बड़ी पोजीशन पे होता है वो उतना सेलेक्टिव और उतना स्पेसिफिक होता है। तो मैं मानकर चलूँ कि आपके पास ना जाने कितने सेलिब्रिटीज़ के कॉल आए होंगे, और उन सब के बीच में कॉमन मैन को इतना वक्त देना, ये कैसे हुआ? ये एक आपके अंदर एक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। मुझे मज़ा आता है, मेरा प्रोफेशन ऐसा ही है और मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। मेरे घर वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा मोबाइल एक तरह से कॉल सेंटर बन गया था। 24/7 मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, ब्रश करने जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन चालू रहता था, मैं नहा रहा हूँ, उस वक्त मेरा फ़ोन चालू होता था, सब जगह से फ़ोन आते थे। बट मेरे मन में एक अंदर से इच्छा थी कि ये थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है, लोग बेचारे, किसी को मज़ा नहीं आता डॉक्टर को परेशान करने का, अपन थोड़ा अगर प्यार से बात कर ले, उनके जो मन में जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा हैंडल कर ले तो करना चाहिए। ये टाइम ही अलग है। बताना चाहें तो किस किस सेलिब्रिटीज़ के आपके पास फ़ोन आए, या कौन कौन था जो आपके पेशेंट थे उस वक्त? लगभग आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में जो भी बड़े नाम हैं, एक्चुअली नाम नहीं बोलने चाहिए, बट ठीक है, सबने किए, राइट फ्रॉम बच्चन साहब की फैमिली हो, चाहे सलमान खान, सलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, कि बाकी दूसरे भी जो है रणबीर कपूर वगैरह, संजय दत्त तो उस वक्त हालत ये थी कि बेचारे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बहुत सारे टीवी एक्टर भी थे और काफ़ी, सोनू सूद वगैरह थे। काफ़ी लोगों का ये था कि हम क्या करें, डॉक्टर साहब हमें आप गाइड करो। जैसे संजय दत्त मुझे बोलता था, डॉक्टर साहब मुझे बताओ मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सोनू सूद मुझे बहुत फ़ोन करता था, डॉक्टर साहब मेरा ये पेशेंट है, एक चंडीगढ़ में, एक वहाँ है, थोड़ा उनको बेड दिला दीजिए। वो फ़ोन करता था, मैं वहाँ के डॉक्टर से बात करता था, ट्राई करता था बेड मिल जाए, ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते थे। सलमान खान अपने काफ़ी लोगों के बारे में, स्टाफ के बारे में, प्लस मुझे आगे से बोलता था कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, पीपी किट बांटने क्या। बच्चन साहब खुद फ़ोन करके, आप बिलीव करेंगे, बच्चन साहब ने कहीं पब्लिसिटी नहीं करी, बट बच्चन साहब ने मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे लगता है कि पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट किए, अलग अलग जगह पे लोगों के लिए मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाया, फ्री खाना दिलवाया। सो बहुत लोगों ने बहुत काम किया। यस, किसी के छुप गए, किसी के छप गए। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि दो तरीके का दान होता है, एक भंडारा करते हैं जो अपने पोस्टर से लगाते हैं, दूसरा गुप्त दान होता है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे जहन में सवाल ये है कि मुंबई वाकई में कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं था। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जयपुर में रामगंज में बहुत तेज़ी से फैला, और रामगंज के मुकाबले मुंबई का धारावाही, मतलब आप मानिए कि कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ 1-1, 10-10 फीट के अंदर 20-20 लोग रहते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि अगर वहाँ स्प्रेड होता तो मानकर चल रहा हूँ मुंबई को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बिल्कुल साहब, ये हमारे दिमाग में भी था। इसलिए मैं बताया जैसे आपको कि फर्स्ट डे जिस दिन इकबाल सिंह जी चहल ने चार्ज लिया 8 मई को, तो 9 मई को सुबह हम लोग पहले नायर हॉस्पिटल गए और उसके बाद हम लोग गए धारावी के अंदर देखने के लिए कि वहाँ कैसे सिचुएशन कंट्रोल है। धारावी में जब हम गए थे तो हमने पूरा 4 किलोमीटर एरिया का राउंड लिया। फिर उसके बाद में हमने बैठे वहाँ पे, हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तब तक हम लोग धारावी में 1:7 एक पॉजिटिव आया पेशेंट, तो उसके साथ में 7 लोग कौन कौन मिले हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे और उनको हम लोग क्वारंटाइन करते थे। मैंने कहा साहब ये मॉडल को बदलना पड़ेगा, 1:15 करते हैं। आप बिलीव करोगे, जब से हमने वो चालू किया, प्लस घर घर जाकर के कोविड टेस्टिंग करना धारावी में चालू किया। धारावी में सारे क्लिनिक बंद हो गए थे, तो डॉक्टर्स को वहाँ पे पीपी किट बीएमसी ने देना शुरू किया। फ्री में पीपी किट देते थे कि भैया आप आकर के मरीजों को देखो, नहीं तो मरीज अगर यहाँ से कहीं और बड़े हॉस्पिटल में जाकर के दिखाने के लिए जाएगा और वहाँ कोविड पॉजिटिव ना फैला दे। सो अलग अलग ढंग से मॉडल बनाया गया और इसलिए धारावी मॉडल आज पूरे वर्ल्ड में डिस्कशन का एक टॉपिक बना हुआ है। मतलब धारावी तो आपके लिए, वहाँ के लोगों के लिए तो आप बहुत अलग तरीके के सेलिब्रिटी होंगे, क्योंकि ना सिर्फ आपने उनकी ज़िंदगी बचाई है, बल्कि जो उन होटल्स को वहाँ झुग्गियों से देखते थे, आपने उनके अंदर पहुँचाकर वहाँ उनको खाना भी खिला दिया। डेफिनेटली
सो गवर्नमेंट लेवल पे ये काम बहुत गवर्नमेंट लेवल पे हुआ, प्लस वहाँ धारावी में जो रहने वाले डॉक्टर्स थे उन लोगों ने बहुत हेल्प किया, प्लस कॉरपोरेशन ने, जैसे इकबाल सिंह जी चहल जिसके लीडर हैं, प्लस बाकी उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने भी काम किया कि एक पॉजिटिव आया 15 लोगों को लेकर के होटल में जाओ। हमको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना था, और ब्रेक करने का तरीका यही था कि जितने जल्दी टाइमली हम लोग क्वारंटाइन कर सके, आइसोलेट कर सके, वो सबसे बढ़िया रहता है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से काम किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद बहुत से सवाल हैं। मसलन किस तरीके से इंद्रो काकी ढाणी से निकलकर वो आर्थिक नगरी तक पहुंचे हैं, और जिस जोर में हर कोई कह रहे थे कि जिंदगी पड़ी है पैसा कमाने के लिए, अभी फिलहाल जिंदगी बचाइए, उस दौरान वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जब लोगों की जिंदगी बचा रहे थे तो परिवार की तरफ से भी तो रिपल्शन आया होगा। तो वो किस तरीके का था ये भी उनसे जानेंगे, जयपुर से उनका कनेक्शन क्या है ये भी समझेंगे, और उनकी निजी जिंदगी के कुछ और पहलुओं को भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शख्सियत में जो शख्स हमारे साथ हैं उनको देवदूत कहते हैं, डॉक्टर गौतम भंसाली, और मेरे लिए उनके साथ बैठना इसलिए सौभाग्य की बात है क्योंकि कितने लाखों लोगों की जिंदगी उन्होंने उस दौर में बचाई जिस दौर में लोग अपनी जिंदगी खुद बचाने की जद्दोजहद में लगे थे, जिस दौर में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंसानियत छोड़ दी थी, और हमने उन शवों को एकांत में अकेले में जलते हुए देखा है जिनका एक बड़ा परिवार हुआ करता था। उस दौरान वो एक एक सांसों को रोकने में लगे हुए थे। भंसाली जी, क्योंकि सबका एक परिवार होता है और एक परिवार की एक जिंदगी होती है और उसमें एक दूसरे के लिए केयर होती है। जब आप खुद कोरोना पेशेंट्स को देख रहे थे, 24 घंटे उनके बीच में बिता रहे थे, तो उसका दूसरा पहलू यह कि परिवार 24 घंटे दुआएं कर रहा था कि जिनकी जिंदगी को आप बचा रहे हैं आपको ईश्वर बचाए। उनकी तरफ से कभी प्रेशर रहा कि आप कुछ वक्त के लिए तो खुद के बारे में सोचिए? डेफिनेटली। मेरे पेरेंट्स राजस्थान में रहते हैं, पाली में रहते हैं, उनकी तरफ से फ़ोन आते थे बार बार कि ये हम लोग टीवी में देख रहे हैं कि लोग पत्थर फेंक रहे हैं डॉक्टर के ऊपर जो कोविड टेस्ट करने जा रहे थे, तुम थोड़ा जल्दी घर पे पहुंच जाना, तुम इतना अकेले तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ में वो ये भी कहते थे कि नहीं नहीं बेटा करो, ये टाइम है हेल्प करने का। फैमिली में वाइफ बच्चे अकेले रहते हैं, हम लोग मुंबई के अंदर, बच्चे मेरे दोनों छोटे छोटे हैं। मैं घर पे नहीं आता था, शुरू के 4 हफ्ते तक मैं घर पे भी नहीं गया, मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि मुझे डर था कि मेरी वजह से घर में किसी को ना हो जाए, तो मैं वही रहता था। लेकिन एक दिन वाइफ ने फ़ोन किया मेरे को और बोला कि आप घर पे आओ, वीडियो कॉल पे बोला, बच्चे बेचारे तरस रहे हैं। और मैं कहा मैं घर पे नहीं आ सकता, घर पे आया तो मेरी वजह से तुम लोगों को हो गया तो अपन को तकलीफ आ जाएगी। बोला नहीं नहीं हम लोग नहीं मिलेंगे, आप अलग रहना, हम अलग कमरे में सोएंगे, लेकिन आपको घर पे आना है अभी। तो फिर मैं 1 महीने बाद फिर मैं घर पे गया, तो जैसे ही मैं घर में घुसा मैंने बोल के रखा था कि सब अंदर रहना, मैं थोड़ा सा नहाऊंगा करूँगा, बाथरूम जाऊँगा, फिर मैं आऊँगा, अपन दूर बैठ के बात करेंगे। मुझे अभी भी याद है वो सीन, मैं जैसे ही घर के अंदर घुसा, मैं डबल बेल बजाता हूँ हमेशा, 2 बार बेल बजाई, घर के अंदर घुसा, वाइफ बच्चे आए और मुझे को पकड़ के लिपटने लग गए और रोने लगे सब लोग, जैसे कि मतलब कोई मैं आर्मी से मतलब आया हूँ या फौज से युद्ध करके आया हूँ, ऐसा कुछ था, मतलब बड़ा अलग ही था सर। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं दूर हो, ये रो, बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं, साथ में बैठे खाना खाए। फिर रात को मैंने कहा मैं इधर सोऊंगा, तुम लोग उधर सोओगे, बट कोई नहीं माने। कोविड टाइम में तो वो बच्चा का पता ही नहीं चला, वो कब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया वो पता ही नहीं चला हमको कि कब इतना बड़ा हो गया, क्योंकि टाइम ही ऐसा चलता रहा। बट रात को बच्चे के साथ लूडो खेल के टाइम बिताना करना कोशिश करता था, बट वो भी समझते थे और वाइफ की भी इच्छा थी कि नहीं, और उनका बड़ा सपोर्ट रहा कि नहीं ऐसे टाइम में अपन को जितना कर सकता है सोसाइटी के लिए करना। सर, क्योंकि थोड़े से साइंटिफिकल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि कब हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो गए, कहने का मतलब है कि कब गोद से वो पैरों पे खुद चलने लग गया, उनको पता ही नहीं चला। और उसका बचपन उन्होंने कोविड काल में इसलिए मिस कर दिया क्योंकि वो बाकियों की ज़िंदगियों को बचाने में लगे हुए थे। लेकिन सर, अक्सर कहते हैं कि जब आदमी सक्सेस होता है ना या बड़ी पोजीशन पे पहुंचता है तो पीछे का संघर्ष लोग नहीं देखते हैं, और आपका संघर्ष मैं अगर समझ पा रहा हूं तो आप उस परिवार से आए जहां बहुत कुछ नहीं था, या मैं कहूं कि मैक्सिमम चीज़ें थी ही नहीं। तो डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? जी, हम लोग क्या थे कि छोटे से गांव में रहते थे, पिताजी की छोटी सी एक किराने की दुकान थी, वहीं हमारे 5 भाइयों का जन्म हुआ। वो ऐसा गांव था जहाँ पे मतलब तहसील भी नहीं था, छोटा सा गांव था, ना बिजली पानी सड़क कुछ नहीं था, पगडंडी थी, जहाँ हम चलते थे वहाँ मतलब रास्ता बनता था, उसको कहते थे गाँव भी ना कहीं ढाणी के थे। हमारा इंद्रो का की ढाणी, वहाँ हमारा जन्म हुआ।
बट माँ बाप की बड़ी इच्छा थी कि कुछ करना चाहिए, बच्चे वगैरह पढ़ाई करें। और हमारे घर में क्या हुआ था एक बार कि मेरा सबसे छोटा भाई, उसको सडनली बहुत ही हाई ग्रेड फीवर हुआ। फादर उसको साइकिल पे लेकर के अलग अलग जगह घूमते रहे, कोई डॉक्टर मिला नहीं। फाइनली 30 किलोमीटर दूर गांव से वो पाली में आए। वहाँ रात को 2 बजे एक डॉक्टर ने देखा, मैं भी साथ में था उस वक्त, मैं तो छोटा था, 6-7 साल का था उस वक्त। तो मैं वहाँ साथ में आया था और 2-2:30 बजे जब डॉक्टर ने जब जाकर देखा मेरे भाई को, मन में एक अलग ही सुकून मिला कि यस, ऐसा बनना हमको, डॉक्टर के जैसे बनना। डॉक्टर बनो और आप ज़िंदगी बचा सकते हो। नहीं तो 30 किलोमीटर आप सड़क पे साइकिल चला चला के कहीं जा रहे हो और कोई डॉक्टर नहीं मिले या कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं मिले, वो एक मेरे लिए बड़ा प्रेरणा का टाइम रहा। और मदर की हमेशा मेरी बड़ी इच्छा थी कि पढ़े लिखे आदमी की हमेशा 4 आंखें होती है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम मेहनत करो, तुम थ्रू आउट टॉपर हो, तुम कर सकते हो। अभी गर्व महसूस करते हैं? बहुत उनको अच्छा लगता है। इनफैक्ट वो तो कई बार गांव में जाते करते हैं, वहाँ तो पेरेंट्स को, मेरे फादर मदर को, लोग वहाँ चौपाल पे बैठे बैठे बात करते हैं, कह रहे साहब आप कभी मुंबई जाओ तो एक अपने गांव के एक डॉक्टर है, डॉक्टर गौतम बंसाली, आप उनसे मिलना। वो बोलते साहब मेरा ही बेटा है। तो कई बार उनको ऐसा लगता है, उनकी आंखों से आंसू आते हैं कि अच्छा, आप जब धाणी में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो अमिताभ बच्चन से आप मिले हैं, सलमान खान से आप मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से आपके संपर्क हैं, तो भाई वो पूछते हैं कि वो क्या खाते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, कभी लेकर आइए हमारे बीच भी? वो जरूर कुछ टाइम लंबी देर तक बैठते हैं तो वो बातें होती है, लेकिन गांव में जाते तो एक अलग मज़ा आता है। वहाँ एक वही पुराने लोग मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, जो मतलब बचपन में साथ में गिल्ली डंडा खेलते थे, घूमते थे, भागते थे, छुपम छुपी खेलते थे। पहले तो शुरुआत के 2-4 घंटा वही गपशप चलती है, अरे ये हो गया वो गया। फिर बाद में बोलते हैं अरे सलमान खान कैसा दिखता है, वो भी ऐसे ही बोलता है क्या, या वो विराट कोहली कैसे दिखता है, वो क्या कैच ऐसे पकड़ता है जैसे हम लोग कैच पकड़ते हैं। सो डेफिनेटली अलग अलग तरह के बाद लोगों में क्यूरियोसिटी होती है सर, जब भी आप अपनों के बीच पहुंचते हैं तो सबसे पहले बचपन को दोबारा जिया जाता है, फिर जवानी को जिया जाता है, और उसके बाद फिर कुछ बचता है तो बाकी की बातें। एग्जैक्टली, और मज़ा उसमें आता है। और मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जब हम बचपन वाले लोगों के साथ बैठते हैं तो बचपन की बातें करनी चाहिए, तरक्की की बातें तो लोग करते रहते हैं, वो होती रहती है। अब कुछ रैपिड फायर आपके लिए। पहला सवाल ये कि क्योंकि आप डॉक्टर हैं और मैं चाहता हूं कि दर्शकों की कुछ भ्रांतियां आप दूर करें, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों में से बेहतर कौन सी थी? दोनों बहुत अच्छे वैक्सीन है, दोनों मेक इन इंडिया है और इसकी वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी बची है, करोड़ों लोगों की, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बची है। और ये हमारी कंट्री ने और हमारी लीडरशिप ने इसमें पूरी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना बड़ा काम हिंदुस्तान में। अभी एक और भ्रांति है सर कि जिनको दिल का दौरा पड़ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल का हाल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता तो क्या उसके पीछे वैक्सीन है? मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसके पीछे कोविड है या वैक्सीन है। यस, कोविड टाइम में लोग ओवर एक्सरसाइज करने लगे, खाना उन्होंने बहुत कम कर दिया, जो इम्बैलेंस हुआ कि डाइट बिल्कुल कम कर दी, और एक्सरसाइज जो आदमी कभी 1 किलोमीटर नहीं चलता था सडनली 10 किलोमीटर वॉक करने लगा, बैडमिंटन खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा। तो जो ये इम्बैलेंस हुआ, ओवर एक्सरसाइज और सीवियर डिहाइड्रेशन या नहीं खाना पीना, उसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसमें वैक्सीनेशन का वैक्सीन का, कोविड का मुझे नहीं लगता कोई रोल है, कोई रोल नहीं लगता। ठीक है सर, एक फाउंडेशन है डॉक्टर गौतम बंसाली गोल्डन आवर फाउंडेशन, और उसके आप फाउंडर हैं सर, ये क्या काम करती है? मैंने एक आज के 8 साल पहले जो मेरा हमेशा ये रहता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, आपको अपनी तरफ से चालू करना चाहिए। कभी ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कि आप 60-70 साल की उम्र हो जाएगी और उसके बाद आप कुछ एनजीओ खोलेंगे या काम करेंगे। तो मेरा शुरू से एक थोड़ा सोचने का तरीका अलग रहा है। तो हमने ये एक गोल्डन आवर फाउंडेशन, डॉक्टर गौतम बंसाली गोल्डन आवर फाउंडेशन चालू किया। इसमें हम लोग अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग जगह पे लोगों को CPR ट्रेनिंग, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कैसे गोल्डन आवर में मरीज को बचाया जाए। किसी को सडनली हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं या इसको बुलाते हैं उसको बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, गाड़ी बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। जो गोल्डन आवर है वो वेस्ट कर लेते हैं। अगर व्यक्ति को अगर CPR देना आता है, आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो। यही चीज़ हम सब सिखा रहे हैं। तो मेरे बेटा तो प्रधानमंत्री मोदी तक बातचीत होती है, तो इसको स्कूलों के सिलेबस में ऐड कराइए ना सर। एग्जैक्टली, मेरा बेटा जो है अरम बंसाली, वो इसमें यूथ कोऑर्डिनेटर है। उसने पत्र भी लिखा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो ये CPR ट्रेनिंग है, जैसे UK में, US में हर स्कूल के करिकुलम होती है, तो हर आदमी को सिखानी चाहिए स्कूलों में। आप स्कूल को सिखाते हो, बच्चों को सिखाते हो, फ्यूचर आपका हमेशा से सेफ हो जाता है। तो सब जगह सिखानी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर को ही आता है, ये एक नॉर्मल हर लेमैन सीख सकता है। आप 20 लाख के लगभग लोग हमारी कंट्री में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट ओनली। उससे बचना है तो गोल्डन आवर फाउंडेशन जो हमारा CPR ट्रेनिंग देता है, और सब आदमी को सीखना चाहिए। इसके वीडियो सब जगह अवेलेबल है। ठीक है सर, और कुछ
आपकी निजी जिंदगी से जुड़े रैपिड फायर, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में गट्टे की सब्जी जो राजस्थान की है बहुत ज़्यादा पसंद है। इंद्रो का धानी ज़्यादा बेहतर है या मुंबई बेहतर है? दोनों की अपनी अपनी खासियत है। इंदौर का घानी में दिल का खुशी मिलती है, एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुंबई सपनों की नगरी, जहां आप सपने पूरे कर सकते हो। और एक बात और कहता हूँ मुंबई में, जो मुझे हमेशा लगता है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे आप अमीरों से कमा सकते हो और गरीबों के लिए चैरिटी कर सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एसएमएस अस्पताल ज़्यादा बेहतर है या बॉम्बे हॉस्पिटल? हॉस्पिटल सारे हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे। आज की डेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग वर्ल्ड वाइड में टॉप 10 में आते हैं। अच्छा, छुट्टियां आपको हालांकि मिलेगी नहीं, हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, जिस प्रोफेशन में, उसमें छुट्टियां नहीं हैं, लेकिन छुट्टियां मिलेगी तो इंद्रो की के धानी जाएंगे या फिर देश के किसी हिस्से में घूमेंगे या विदेश यात्रा करेंगे? डेफिनेटली अपनों के बीच, अपने बीच, परिवार के बीच, लोगों के बीच, गांव वालों के बीच, प्लस हमारा जो एसएमएस सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है वहाँ के दोस्तों के बीच में बैठने का एक अलग ही मजा आता है। कोरोना फेज में जो सबसे अच्छा अप्रिसिएशन आपको मिला हो किसी के जरिए हो गया? काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, बॉलीवुड वालों ने अप्रिशिएट किया, बट सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला जो मेरे दूर दराज के दोस्त थे, कॉलेज स्कूल टाइम के जो दोस्त थे, कॉलेज टाइम के दोस्त थे। वो बोले यार तेरे को मैंने कपिल शर्मा शो में देखा। एक तो मेरा ऐसा दोस्त है जो स्कूल में 6th में मेरा साथ में था और हम 30-35 साल से कॉन्टैक्ट में नहीं है। मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त था। उसने मुझे कपिल शर्मा शो में देखा कि मैं उसमें आया था और वहाँ से उसने मेरा नंबर निकाला और मेरे को फ़ोन किया और एक अलग ही तरह की खुशी मिली। बट यस, अप्रिसिएशन बहुत मिला। मुंबई में मुंबई रत्न अवार्ड मिला, गिनीज रिकॉर्ड अवार्ड मिला। बहुत लोगों ने अलग तरह से सर, पुलिस बहुत अच्छा काम करती है तो सिंघम कहलाती है, डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम करे तो आपकी नज़र में शब्द क्या है? डॉक्टर ही होता है और डॉक्टर ही रहना चाहिए। एक अंतिम सवाल, अगर आपको मौका मिले कुछ और नया करने का तो क्या करेंगे? जितना हेल्थ के बारे में, हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा किया जाना चाहिए। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए जितना आप कम्यूटिंग कर सकते हो करना चाहिए। लोगों को कोई संदेश कि हेल्थी रहने के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि वो फिटनेस, 6 पैक को हेल्दी होना समझते हैं, जबकि मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है जी। तो आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में हेल्दी रहने का एक ही तरीका है, सूर्यास्त के बाद मत खाइए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए। सबसे बड़ा मूल मंत्र हेल्दी रहने का यही है। और कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का नुकसान करना नहीं चाहता है। हर डॉक्टर मरीज के लिए जो अपना बेस्ट एफर्ट्स है, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो या गलत काम करके। हर डॉक्टर अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट्स करता है। कोविड में भी डॉक्टरों ने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किया, मेहनत की, मरीजों को बचाने की पूरी कोशिश की। बाकी अल्टीमेटली चीज़ें भगवान के हाथ में होती है। सो इसलिए कभी भी मेरी ओपिनियन में डॉक्टर्स पे दोष नहीं देना चाहिए। डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, अपनी तरफ से मेहनत जितनी है वो कर सकता है। जान देना लेना वो सब भगवान के हाथ में होता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर गौतम बंसाली, हमने उनकी निजी ज़िंदगी को भी खंगालने की कोशिश की, उनके संघर्ष को खंगालने की कोशिश की, उनका सोसाइटी के योगदान को खंगालने की कोशिश की। और जिस शब्द के साथ मैंने प्रोग्राम को शुरू किया था कि वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, उन मरीजों के लिए जिनको एक सबसे बेहतरीन डॉक्टर की जरूरत है, जो उन्हें परिवार की तरह ट्रीट करे, उन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं, देवदूत कहते हैं। मेरी नज़र में डॉक्टर गौतम बंसाली वाकई में धरती पर देवदूत हैं, धरती के भगवान हैं। क्योंकि जितना उनको आप पढ़ेंगे ना, आपको एहसास होगा कि जब सब छोड़कर चले गए थे ना, जब हमारे छोड़कर चले गए थे, जब अर्थी को कांधा नहीं मिल रहा था, उस दौरान वो अपनी ज़िंदगी को संकट में डालकर लाखों लोगों की ज़िंदगी बचा रहे थे। और आज जिस मुंबई को आप देख रहे हैं ना, जिस हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं, अगर कोरोना काल में अगर वो बचा तो उसमें एक बड़ी भूमिका डॉक्टर गौतम बंसाली की भी थी। शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।